हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम आपके सामने में अकाउंटेंसी क्लास 12 का पहला चैप्टर से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव है या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में 2025 में जो पूछा जाएगा, उनसे संबंधित सभी तरह के ऑब्जेक्टिवों को आज हम हल करवाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम परीक्षा से संबंधित पहले चैप्टर का जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ऑब्जेक्टिव आया है, उन ऑब्जेक्टिवों को हम सॉल्व करेंगे और आपका आगामी जो परीक्षा आने वाला जो परीक्षा है 2025 में, और अभी जो निकला हुआ है अकाउंटेंट ITI का बिहार में, उस अकाउंटेंट ITI की परीक्षा में भी ये इस तरह का क्वेश्चन जो है इससे पूछा जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्लास 12 का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो चैप्टर है हमारा, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव है वो हम सॉल्व करते हैं। तो पहला कह रहा है कि आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। मतलब आय व्यय खाता जो है किस आधार पर तैयार किया जाता है। ऑप्शन दिया गया नगद के आधार पर या उपार्जन आधार पर। तो हम क्या टिक मारेंगे, ये आय व्यय खाता जो है ये उपार्जन के आधार पे तैयार किया जाता है। किस आधार पर तैयार किया जाता है? उपार्जन के आधार पे। तो हम क्या टिक मारेंगे, क्या आंसर हो जाएगा? उपार्जन के आधार पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आय तथा व्यय खाता सामान्यतः दिखाता है। मतलब जब हम आय और व्यय खाता या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाते हैं, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें क्या दिखाता है? ये प्रॉफिट दिखाता है या लॉस दिखाता है या बैंक बैलेंस दिखाता है या कैपिटल फंड दिखाता है या इसमें से कोई नहीं दिखाता है? तो यहाँ जो है, यहाँ हम किस में टिक मारेंगे? ये आय व्यय खाता जो है सामान्यतः दिखाता है, इनमें से कोई नहीं। मतलब ये ऑप्शन में से किसी ऑप्शन में टिक हम नहीं मारेंगे। अगर आय व्यय खाता में जो है, या तो आय व्यय खाता अधिलाभ दिखाता है या आय व्यय खाता कमी को दिखाता है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें हम टिक कोई नहीं में भी हम टिक मारेंगे। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि आय व्यय खाता सामान्यतः दिखाता है, या क्वेश्चन रहेगा कि आय व्यय खाता जो है सामान्यतः दर्शाता है। तो हम इसमें ऑप्शन दिया गया है नेट प्रॉफिट या लॉस, बैंक बैलेंस दिखाता है या कैपिटल फंड मतलब पूंजी कोष दिखाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि प्राप्ति और भुगतान खाता एक विवरण है। प्राप्ति और भुगतान खाता जो है ये विवरण है। किसका विवरण है? चलिए तो देखते हैं। प्राप्ति और भुगतान खाता, पहला ऑप्शन दिया गया है प्राप्ति और भुगतान खाता संपत्ति का विवरण है, दूसरा में है दायित्व का विवरण है, तीसरा में है ए और बी दोनों का विवरण है, और चौथा में जो है कोई नहीं विवरण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्राप्ति और भुगतान खाता, इनमें से किसी का विवरण नहीं है। ना संपत्ति का विवरण है, ना दायित्व का विवरण है, ना संपत्ति और दायित्व का विवरण है, बल्कि जो है प्राप्ति और भुगतान खाता जो है ये पूंजी आयगत प्राप्ति से जो संबंधित जो खर्चा होता है या इनकम होता है, उन इनकमों का ये विवरण है। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनमें क्या मान देंगे? इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजीवन सदस्यता शुल्क मतलब लाइफ मेंबरशिप फी, ये लाइफ मेंबरशिप फी क्या है? ये दायित्व है या आय है या व्यय है या कमाई हुई आय है? मतलब ये लायबिलिटीज है या इनकम है या एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू है, अर्न इनकम है, क्या है? तो हम ये हमारा आजीवन सदस्यता शुल्क जो हो जाएगा, ये सदस्यों के द्वारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो NPO का जो सदस्य होता है, उन सदस्यों के द्वारा जीवन में एक बार जो सदस्यता लिया जाता है, उस सदस्यता में जो शुल्क प्राप्त होता है, वो शुल्क जो है दायित्व कहलाता है। सॉरी, क्या कहलाता है? दायित्व कहलाता है। तो इसीलिए हम क्या किस में टिक मारेंगे? ये आजीवन सदस्यता शुल्क जो है ये एक दायित्व है। क्या है? दायित्व है। तो पांचवा क्वेश्चन है
कि खेल क्लब द्वारा घास का विक्रय है। मतलब खेल क्लब जो संस्था है, वो संस्था क्या करता है कि अपने फील्ड में या अपने इसमें जो है वो घास है, उस घास को काट करके बेच बेच देता है। तो उस घास से जो प्राप्त आय है, जो इनकम है, वो किस तरह का इनकम है? ये मतलब पूंजीगत प्राप्ति है, या आयगत प्राप्ति है, या संपत्ति है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये आयगत प्राप्ति। क्या है? आयगत प्राप्ति है, रिवेन्यू इनकम है। क्योंकि ये ज्यादा, इससे इनकम जो तो ज्यादा होता नहीं है। मतलब हम घास बेचेंगे तो ज्यादा से ज्यादा, बहुत बेच लिए तो 5,000 10,000 का। तो इसीलिए जो है ये खेल क्लब द्वारा घास का विक्रय क्या हो जाएगा? आयगत प्राप्ति हो जाएगा, रिवेन्यू इनकम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। एक स्कूल द्वारा वार्षिकोत्सव के आयोजन हेतु प्राप्त चंदा है। मतलब एक स्कूल जो है अपने सालाना जो प्रोग्राम करा रहा है, तो उस प्रोग्राम में जो चंदा प्राप्त हुआ है, वो चंदा किस तरह का चंदा है? तो हम चलते ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, संपत्ति, या उपार्जित आय। तो हम जो यहाँ पे क्या है, वार्षिक है, मतलब सालाना है, और ये लॉन्ग टर्म हो गया, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, ये आयगत प्राप्ति हो जाएगा। क्योंकि वार्षिक उत्सव के लिए, आयोजन के लिए मोटी रकम चाहिए, और मोटी रकम जो है ये पूंजीगत में आ जाता है, कैपिटल फंड में आ जाता है। इसीलिए जो है कैपिटल रिसिप्ट में हम मानेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीगत प्राप्ति। ए इसका आंसर हो गया। क्या हो गया इसका आंसर? ए, पूंजीगत प्राप्ति में इसका आंसर मार देंगे आप। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा पूंजीगत प्राप्ति। मतलब स्कूल द्वारा वार्षिकोत्सव के आयोजन हेतु जो चंदा प्राप्त होता है, ये हमारा क्या है? पूंजीगत प्राप्ति है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा माना जाता है। एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा माना जाता है। मतलब एक क्लब के द्वारा क्रिकेट मैच कराया गया, और उस मैच से संबंधित जो चंदा प्राप्त हुआ है, मतलब उस मैच से जो संबंधित जो भी चंदा प्राप्त हुआ है, वो किस तरह का चंदा है? तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन हमारा है ए आयगत प्राप्ति, बी संपत्ति, सी उपार्जित आय, और डी पूंजीगत प्राप्ति। तो हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये अगर हम देखेंगे तो ये दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन है। तो जब क्वेश्चन नंबर 6 में पूंजीगत प्राप्ति हुआ है, क्योंकि ये भी वार्षिकोत्सव आयोजन करा रहा है, और ये भी एक तरह से क्रिकेट मैच भी एक तरह से आयोजन है, तो आयोजन से संबंधित जो भी चंदा प्राप्त होता है वो क्या होता है? पूंजीगत होता है। इसीलिए हम इसमें क्या मारेंगे? पूंजीगत मारेंगे। ठीक है, ये पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लाभ न कमाने वाले संस्था के लिए स्थापित संस्थाएं तैयार करती है। क्या क्वेश्चन? लाभ न कमाने वाली संस्था के लिए स्थापित संस्थाएं तैयार करती है। मतलब वो किस तरह का खाता तैयार करती है? पहला ऑप्शन है व्यापारिक खाता, दूसरा ऑप्शन है व्यापारिक एवं लाभहानि खाता, तीसरा ऑप्शन है आय व्यय खाता, और चौथा ऑप्शन है आयगत खाता। तो इसका आंसर जो जाएगा वो चलिए हम एक एक करके इसका ये पढ़ते हैं। तो पहला क्या है? पहला है व्यापारिक खाता, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा क्या है? व्यापारिक एवं लाभहानि खाता, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा क्या है? आय व्यय खाता, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और चौथा क्या है? आयगत खाता, मतलब रिवेन्यू अकाउंट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या? लाभ न कमाने वाली संस्था है। तो लाभ न कमाने वाली संस्था जो है ये क्या तैयार करता है? ये आय व्यय खाता, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके द्वारा तैयार किया जाता है। ये व्यापारिक खाता तो होगा ही नहीं, व्यापारिक और लाभहानि खाता तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये व्यापार से संबंधित है, और इसका मकसद, लाभ न कमाने वाली संस्था का जो मकसद होता है वो अपने सदस्यों की सेवा करना, अपने समाज की भलाई करना। तो उससे संबंधित जो भी खाता तैयार होता है वो आय व्यय खाता होता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या आंसर हो जाएगा? आय व्यय खाता। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लाभ न कमाने वाली संस्था के लिए स्थापित संस्थाएं तैयार करती है। ऑप्शन क्या है? व्यापारिक खाता, व्यापारिक एवं लाभहानि खाता, आय व्यय खाता, और आयगत खाता। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा
आय व्यय खाता। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैर व्यापारिक संस्था में व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। जब गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा जब आय व्यय खाता तैयार किया जाता है तो व्यय पर आय की अधिकता को हम क्या कहेंगे, मतलब व्यय व्यय कम होगा और आय जब ज्यादा होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अधिलाभ। इसको क्या कहेंगे, अधिलाभ कहेंगे। ठीक है, तो इसका चलिए ऑप्शन हम देख लेते हैं। वैसे तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन इसका क्या है, लाभ, दूसरा ऑप्शन है अधिलाभ, तीसरा ऑप्शन है कमी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्यय पर आय की अधिकता, यहाँ पे ध्यान देना है, व्यय पर आय की अधिकता मतलब व्यय कम होगा और आय ज्यादा होगा। तो आय जब ज्यादा होगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अधिलाभ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिलाभ। मतलब इसको अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, सरप्लस कहेंगे। उसके बाद हम क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ मतलब गैर व्यापारिक संस्था या गैर लाभकारी संस्था या गैर लाभ न कमाने वाली संस्था में व्यय की आय पर, व्यय की, क्वेश्चन क्या है, व्यय की आय पर, कंफ्यूज नहीं होना है, व्यय की आय पर, तो व्यय की आय पर अधिकता को कहा जाता है। व्यय पर आय की अधिकता, अगला पहला क्वेश्चन क्या था, व्यय पर आय की अधिकता, और यहाँ पे क्या है, व्यय की आय पर अधिकता मतलब व्यय जो है वो ज्यादा है और आय जो है वो कम है। तो ये क्या कहलाता है, जब ये होगा इस तरह का जब होगा तो ये हम क्या कहेंगे, इसको कमी कहेंगे। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं, आंसर है कमी, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में हम टिक मार देंगे। ऑप्शन, वैसे हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ए लाभ, बी हानि, सी कमी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा कमी। ठीक है, तो गैर व्यापारिक संस्था द्वारा आय पर व्यय की अधिकता, व्यय की आय पर अधिकता को कहा जाता है कमी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आय व्यय खाता। क्या अगला क्वेश्चन, आय व्यय खाता बनाने का आधार होता है। आय व्यय खाता किस आधार पे बनाया जाता है, मतलब आय व्यय खाता किसको देख करके बनाया जाता है। तो आय व्यय खाता बनाने का आधार है, इसका बेस क्या है, किस बेस पे बनाया जाता है। ऑप्शन चलिए हम पढ़ते हैं, लेजर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब लाभ हानि खाता पर, या व्यापारिक खाता पर, या आय व्यय खाता पर, सॉरी प्राप्ति और भुगतान खाता पर। क्या है, पहले फिर से ऑप्शन पढ़ते हैं, लेजर पे, दूसरा डी में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, तीसरा है ट्रेडिंग अकाउंट या व्यापारिक खाता पर, और चौथा डी में ऑप्शन है कि प्राप्ति और भुगतान खाता पर। तो हम जब आय व्यय खाता जब हम बनाते हैं तो प्राप्ति और भुगतान खाते को देख करके हम आय व्यय खाता बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आय व्यय खाता। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आय व्यय खाता डी में है, तो डी में हम इसको टिक मार देंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आय व्यय, सॉरी प्राप्ति और भुगतान खाता। तो इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसका आंसर हो जाएगा। आय व्यय खाता बनाने का जो आधार है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पे हम आय व्यय खाता तैयार करते हैं। तो इसके इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो आय व्यय खाता हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं अपनी सेवाएं देती है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी सेवाएं किसको देती है। तो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं अपनी सेवाएं किसको देती है। ऑप्शन है शैक्षणिक में मतलब एजुकेशन में, धार्मिक क्षेत्र में मतलब रिलीजन में, कल्याण के क्षेत्र में मतलब वेलफेयर क्षेत्र में, या इनमें से सभी में। तो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं जो होती है उनका मकसद ही होता है समाज की सेवा करना, और समाज में जो पिछड़े लोग हैं या समाज में जो वैसे लोग हैं जिसको जरूरत है, तो उन सभी क्षेत्र में, और धार्मिक क्षेत्र में चाहे लंगर चलाना हो या कोई आपदा आ जाए तो आपदा में जो है वो लंगर जो चलाता है, या आपदा में वैसे व्यक्ति को या वैसे लोगों को मदद करता है जो इसके लायक होता है। तो ये जो है कल्याण सेवा के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में भी ये अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा सभी क्षेत्र में।
क्या आंसर हो जाएगा? सभी क्षेत्र में। मतलब लाभ न कमाने वाली संस्थाएं जो अपनी सेवाएं देती है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी देती है, वो धार्मिक क्षेत्र में भी देती है और वो कल्याण के क्षेत्र में भी देती है। हर एक क्षेत्र में ये अपनी सेवाएं प्रदान करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो सभी में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है कि लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के लिए आय का स्रोत नहीं होता है। हम जानते हैं कि लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के लिए जो आय का जो स्रोत होता है वो चंदा होता है, सदस्यों से प्राप्त जो चंदा होता है वो होता है, दान होता है और वसीयत होता है। तो इसमें जो ऑप्शन देखते हैं वो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन है दान। तो ये लाभ न कमाने वाली संस्था का ये चंदा का स्रोत है, आय का स्रोत है, तो ये तो होगा ही नहीं। और उसके बाद है ये तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद दूसरा में है बी में हरास, तो और सी में जो है चंदा। तो ए और सी जो है दोनों इनके जो आय का स्रोत है, लेकिन सी बी जो है हम बी हरास जो देखते हैं डिप्रिसिएशन, वो डिप्रिसिएशन ये आय का स्रोत नहीं है। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, इसका आंसर हरास। तो हरास क्या होता है? हरास के बारे में हम जानते हैं कि जब कोई संपत्ति को जब हम लगातार इस्तेमाल में लाते हैं और उसकी गुण में जो कमी आती है, उसके मूल्य में जो गिरावट आती है, उसको हम हरास कहते हैं। तो ये तो एक कोई आय का स्रोत तो है नहीं, इसीलिए इसको जो हम क्या कहेंगे, लाभ न कमाने वाली संस्था के आय के स्रोत नहीं है। उसमें आंसर जो हो जाएगा वो हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 14वां क्वेश्चन, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं स्थापित की जाती है किसके द्वारा? लाभ न कमाने वाली संस्थाएं किसके द्वारा बनाई जाती है, स्थापित की जाती है किसके द्वारा? एकाकी व्यापार के द्वारा, साझेदार के लिए या समाज के लिए? किसके लिए तो ये संस्थाएं बनाई जाती है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समाज के कल्याण के लिए, समाज के लिए। तो आंसर सी हमारा हो जाएगा समाज के लिए। क्या हो जाएगा? लाभ न कमाने वाली संस्थाएं जो स्थापित की जाती है वो समाज की भलाई के लिए की जाती है। अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन है कि आय व्यय खाते के आधिक्य को जोड़ा जाता है। मतलब आय व्यय खाते में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें जो हमारा सरप्लस निकलता है, उस सरप्लस को हम किधर जोड़ेंगे, उस सरप्लस को हम कहाँ दिखाएंगे? तो वो जो सरप्लस हो जाएगा उसको हम दिखा देंगे पूंजी फंड में। किस में दिखा देंगे? पूंजी फंड में। मतलब बैलेंस शीट के जो पूंजी फंड है उसमें हम दिखा देंगे इसमें कैपिटल फंड में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पूर्वदत्त चंदा संस्था के लिए क्या होता है? तो पूर्वदत्त चंदा जो होता है, मतलब जो एडवांस में जो चंदा प्राप्त होता है वो चंदा जो है संस्था के लिए क्या होता है? तो ये जो चंदा है वो पूर्वदत्त चंदा ये संस्था के लिए जो है, ये संस्था के लिए दायित्व होता है। क्या होता है? दायित्व होता है। इसीलिए हम आंसर क्या मारेंगे? पूर्वदत्त जो चंदा होता है वो संस्था के लिए दायित्व होता है। अगला क्वेश्चन है कि आय व्यय खाता संबंधित है। क्या है? आय व्यय खाता संबंधित है किस वर्ष से लिए? मतलब आय व्यय खाता जो बनाया जाता है वो किस वर्ष के लिए, किस वर्ष से संबंधित है? मतलब गत वर्ष, मतलब पिछले साल के लिए, मतलब प्रीवियस ईयर के लिए, वर्तमान साल के लिए या आगामी आने वाले वर्ष के लिए? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो वर्तमान के लिए हो जाएगा। मतलब करेंट ईयर से संबंधित है आय व्यय खाता। आय व्यय खाता किससे संबंधित है? करेंट ईयर से संबंधित है। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो करेंट ईयर हो जाएगा, मतलब वर्तमान वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालू वर्ष के चंदे को दिखाया जाता है, मतलब चालू वर्ष में जो चंदा प्राप्त होता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं? तो चालू वर्ष से जो चंदा प्राप्त होता है उसको हम दिखाते हैं, क्या क्वेश्चन? चालू वर्ष के चंदे को दिखाया जाता है। ऑप्शन है चिट्ठे में, मतलब बैलेंस शीट में, बी में है प्राप्ति और भुगतान खाते में, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और सी में है आय व्यय खाते में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और डी में है लाभ हानि खाते में। तो चालू वर्ष से संबंधित को चालू वर्ष से जो संबंधित जो चंदा है उसे हम कहाँ दिखाएंगे? आय व्यय खाते में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? आय व्यय खाते में दिखाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चालू वर्ष से जो संबंधित है चंदा प्राप्त है उसे हम आय व्यय खाते में दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन है वसीयत को मानना चाहिए। ये वसीयत क्या है? तो वसीयत जो है ये जीवन में एक बार प्राप्त होता है, किसी मृत व्यक्तियों के द्वारा जो लिखा जाता है वसीयत, वो वसीयत उसके जीवन काल में जो लिखा जाता है वो वसीयत या तो नगद भी प्राप्त होता है या
संपत्ति के रूप में भी प्राप्त होता है। तो ये वसीयत जो होता है, ये वसीयत होता क्या है, तो वसीयत क्या क्या लिखा है, वसीयत को मानना चाहिए, तो दायित्व मानना चाहिए या आयगत प्राप्ति मानना चाहिए, आय मानना चाहिए, या कुछ भी नहीं मानना चाहिए। तो वसीयत को जो है हम दायित्व मानेंगे। क्या मानेंगे, वसीयत को दायित्व मानना चाहिए। आंसर ए हो जाएगा हमारा, वसीयत को दायित्व मानना चाहिए। और अगर वसीयत जो है कम राशि प्राप्त है तो इसे आयगत प्राप्ति मानना चाहिए और इसे आय व्यय खाते में दिखा देंगे। उसके बाद आता है कि आय व्यय खाता सामान्यतः दिखाता है अधिक या कमी को दिखाता है। क्या दिखाता है, आंसर हो जाएगा हमारा आय व्यय खाता अधिक या कमी को या घाटे को दिखाता है। आय व्यय खाता जो होता है ये किसको दिखाता है, अधिक या घाटे को दिखाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, आय व्यय खाता सामान्यतः दिखाता है, किसको दिखाता है, अधिक या घाटे को, रोकड़ शेष को, पूंजी कोष को या शुद्ध लाभ को। तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा वो अधिक को दिखाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त चंदा दिखाया जाता है। अगर मान ली स्पेशल उद्देश्य के लिए स्पेशल फंड में जो डोनेशन प्राप्त होता है उसको हम क्या दिखाएंगे, तो स्पेशल फंड से जो प्राप्त चंदा होता है वो उसको हम दिखाएंगे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। कहाँ दिखाएंगे, तो विशेष उद्देश्य के लिए जो प्राप्त चंदा होता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। क्या क्वेश्चन है, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त चंदा दिखाया जाएगा कहाँ, ऑप्शन ए आय व्यय खाते में, ऑप्शन बी चिट्ठे के दायित्व भाग में, ऑप्शन सी चिट्ठे के संपत्ति में, ऑप्शन डी प्राप्ति और भुगतान खाते में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चिट्ठे के दायित्व भाग में। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा चिट्ठे के दायित्व भाग में। मतलब विशेष उद्देश्य के लिए जो चंदा प्राप्त होता है उसको हम दिखाएंगे चिट्ठे के दायित्व भाग में। हमारा 22वां सवाल क्या है, तो हमारा 22वां सवाल है कि मृत व्यक्ति से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है। मतलब मृत व्यक्ति से जो संपत्ति प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है रिक्त, दूसरा ऑप्शन है मानदेय, तीसरा ऑप्शन है सी दान और डी चंदा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा पहला रिक्त, जिसको हम वसीयत भी कहते हैं। तो प्राप्त मृत व्यक्ति से जो प्राप्त संपत्ति होता है उसको रिक्त या वसीयत कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आय व्यय खाता है, आय व्यय खाता कौन सा खाता है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है मतलब वास्तविक खाता है, नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आय व्यय खाता, आय व्यय खाता जो होता है वो जितने भी खर्चा और जितने भी इनकम होता है उससे संबंधित होता है। तो आय व्यय खाते को जो हम रखते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में रखते हैं, मतलब नाम मात्र खाता में रखते हैं। मतलब खर्चा से संबंधित जो भी खाता होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो आय व्यय खाता जो संबंधित है वो खर्चे से संबंधित है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नाम मात्र खाता या नॉमिनल अकाउंट। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राप्ति और भुगतान खाता है। प्राप्ति और भुगतान खाता किस तरह का खाता है, तो प्राप्ति और भुगतान खाता जो है वो चलिए हम देखते हैं कौन सा खाता है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन बी वास्तविक खाता, ऑप्शन सी नाम मात्र खाता, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें जो प्राप्ति और भुगतान खाता जो हो जाएगा वो रियल अकाउंट हो जाएगा, मतलब वास्तविक खाता है। कौन सा खाता है, वास्तविक खाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है। मतलब ये जो ऑप्शन दिया गया उसमें से कौन सी ऐसी संस्था है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना है और जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, निम्न में से लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है, महाविद्यालय, खेल कूद क्लब, मारुति उद्योग या हॉस्पिटल। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा मारुति उद्योग। क्या है, मारुति उद्योग। मारुति उद्योग जो होता है इसका मकसद होता है लाभ कमाना, तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा मारुति उद्योग। अगला क्वेश्चन है गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है। गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए संपत्ति, ऑप्शन बी व्यय, ऑप्शन सी आय, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा व्यय। क्योंकि सचिव को हम मानदेय देते हैं, तो मानदेय जो होता है जब हम किसी को कोई शुल्क देते हैं या कोई पैसा देते हैं तो वो हमारे लिए खर्चा है, तो इसीलिए जो है इसको हम क्या कहेंगे, व्यय कहेंगे, मतलब एक्सपेंसेस कहेंगे। यदि स्पष्ट कुछ न दिया हो, अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, यदि स्पष्ट कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को मानना चाहिए। आयगत प्राप्ति,
ऑप्शन बी पूंजीगत प्राप्ति, और ऑप्शन सी दायित्व, या ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो क्या यदि स्पष्ट कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को हम क्या मानेंगे, आयगत प्राप्ति मानेंगे। क्या मानेंगे, आयगत प्राप्ति मानेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि लाभ न कमाने वाली संगठनों की आय का मुख्य स्रोत है। लाभ न कमाने वाली संगठनों की आय का मुख्य स्रोत है। क्या मुख्य स्रोत, ऑप्शन ए चंदा, ऑप्शन बी दान, ऑप्शन सी वसीयत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंदा। लाभ न कमाने वाली संस्था का या संगठन का आय का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है, चंदा है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 29 क्वेश्चन, बकाया चंदा है। मतलब बकाया चंदा क्या है, आय, संपत्ति, दायित्व या कोई नहीं। तो हमारा जो बकाया चंदा जो हो जाएगा वो संपत्ति हो जाएगा। ठीक है, बकाया चंदा क्या, बकाया चंदा को क्या मानेंगे, संपत्ति मानेंगे। इसीलिए बैलेंस शीट के संपत्ति भाग में इसको दिखाते हैं हम। उसके बाद क्या है, आय व्यय खाते में प्रदर्शित लेन देन होते हैं। मतलब आय व्यय खाते में जो लेन देन जो दिखाया जाता है वो किस तरह का होता है, वो पूंजीगत होता है या आयगत होता है, या ए और पूंजीगत और आयगत दोनों होता है। तो हम आंसर मारेंगे आयगत। मतलब आय व्यय खाते में जो लेन देन होता है या जो भी मदों को हम दिखाते हैं वो आयगत, मतलब रिवेन्यू इनकम होता है। ठीक है, तो रिवेन्यू आइटम होता है तो वो रिवेन्यू प्रकृति का होता है। इसीलिए जो हम आयगत प्रकृति, जो आय व्यय खाता में प्रदर्शित जो लेन देन होता है वो आयगत प्रकृति का होता है। ठीक है,